हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर एक चैप्टर को हम लोग जो है 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ग्रीक, रोमन और डार्क एज और इंडियन जो ज्योग्राफर हैं हमारे, उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और इसमें जो पढ़ाने का अप्रोच हमारा है, जो ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें अप्रोच हमारा ये है कि जो प्री में प्रश्न आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसको जो है उस अप्रोच में पढ़ना। साथ ही साथ जो मेंस में प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी, सब जगह जो है मेंस हो गया है और लिखित परीक्षाएं होती हैं। तो मेंस में कैसे प्रश्न आ सकता है हर टॉपिक को, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा अप्रोच है कि जिससे प्री और मेंस दोनों आपका कवर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है, क्या क्या कंप्लीट करेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं में, है ना। तो आज का हमारा जो विषय है अरब भूगोलवेत्ता है। और अरब भूगोलवेत्ताओं में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका, फिर उनके विकास का कारण देखेंगे। ठीक है, फिर उनकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। फिर हम लोग प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में इब्न हाकल, जिनसे प्रश्न आता है, इब्न हाकल, इब्न सीना, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी, इब्न बतूता, इब्न खालतून, है ना। तो ये महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे जो मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं से, कि मध्यकालीन अरब जो भूगोलवेत्ता हैं उनके क्या योगदान रहे, उनका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न होगा, यूनानी और अरब भौगोलिक विचारों की तुलना कीजिए या उनमें क्या अंतर था। ठीक है, तो इसको तुलना करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो विषय है। ठीक है, तो इसमें प्री और मेंस जो है दोनों हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा, एक फॉर्मेट पहले से आपको, है ना, पता रहेगा चीज़ों को। तो आइए देखते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं की भूमिकाओं में, कि मध्यकालीन में जो है लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी में अरब विद्वानों ने भूगोल को वर्णनात्मक विषय न मानकर इसे यात्रा, व्यापार, प्रशासन, धार्मिक आवश्यकताओं से जोड़ा। ठीक है, तो ये जो सन दिया गया, इससे भी प्रश्न आता है कि उनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो है अगर अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसके विकास में काम किया। और अरबी भूगोलवेत्ताओं ने यूनान भूगोल के सिद्धांतों को अपनाकर इसमें सुधार किया। इनके विकास के कारण की अगर हम बात करें, इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ इस समय, स्पेन से लेकर भारत तक इनका साम्राज्य फैल गया। व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, सिल्क रूट, समुद्री व्यापार, हज यात्रा की आवश्यकता, मार्ग, दूरी, दिशा की जानकारी हुई। खगोल शास्त्र और गणित का विकास हुआ, जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं की गणना शुरू हो गया, है ना। यात्रा साहित्य का जो है डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख कारण रहे अरब भूगोल के विकास के। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनका जो भौगोलिक विचार था वो यात्रा आधारित भूगोल था। मानचित्र निर्माण पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। जलवायु और भौतिक दशाओं का अध्ययन किया। व्यापारिक मार्गों का विवरण, विस्तृत विवरण इन्होंने दिया। खगोल शास्त्र के साथ भूगोल का समन्वय स्थापित किया। व्यवहारिक भूगोल या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के विकास में इन्होंने काम किया। ठीक है, ये प्रमुख इनकी विशेषताएं रहीं। अब आइए हम देखते हैं कुछ जो प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता हैं जिनसे प्रश्न आते हैं हमारे। ठीक है, तो प्रमुख भूगोलवेत्ता में सबसे पहले इब्न हाकल, इनकी जो पुस्तकें उससे प्रश्न आता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं हमारा, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्म है, फिर शेप ऑफ द अर्थ है, फिर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं इब्न हाकल से। ठीक है, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्म्स, शेप ऑफ द अर्थ, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगला जो है इब्न सीना, जिन्हें अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने विश्वकोश बनाया, है ना, और जिसमें इन्होंने भौतिक भूगोल विषय का पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण आदि विषयों का विवेचन किया। ठीक है, तो ये इब्न सीना से जो आता है कि अरब भूगोल का पिता कैसे कहा जाता है, तो इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले जो है अल मसूदी, जिन्हें हेरोडोटस ऑफ अरब कहा जाता है। इनके प्रमुख पुस्तकों से, इनके प्रमुख विचारों से प्रश्न आता है। इनका जो प्रमुख पुस्तक है किताब बुराज अल दहब, फिर है एनल्स ऑफ टाइम्स, मेडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन, एक्सटोर्शन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, और इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, इन्होंने कैस्पियन सागर में नौसंचालन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि सागर एक बंद सागर है। भाषा के आधार पर विश्व को 7 भागों में बांटा। अल मसूदी ने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि महासागर में पाया जाने वाला लवण जो है असली भागों से पहुँचता है। महासागर रंग और लवणता में संबंध स्थापित किया इन्होंने। वो अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। उसने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा के रूप में हवा के संबंध उसने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मानसून के आधार पर विश्व को उन्होंने 14 प्रदेशों में बांटा। प्रदेशों, वह जो है एक नियतिवादी विचारक था।
इसने बताया कि जो पशु हैं पौधे हैं वो अपने पर्यावरण से अनुकूलित करते हैं। अरब सागर से चीन तक इन्होंने 7 सागरों का वर्णन किया। ठीक है, तो ये जो है हमारे अल-मसूदी साहब से जो हुए इनके प्रमुख विचार, है ना। तो इनसे याद रखना है कि इन्हें हेरोडोटस साहब अरब कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों की हम लोग देखें, ठीक है। इनके विचार में जो है तो भाषा के आधार में 7 भागों में बांटा विश्व को, और मानसून के आधार पर 14 प्रदेशों में, ठीक है। महासागर, रंग और लौणता में संबंध स्थापित किया, और कैस्पियन सागर को इन्होंने जो है बंद सागर बताया नौ संचालन करने के बाद, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रश्न जो है हो गए विचार इनके। अब आइए अल-बिरूनी को देखते हैं। तो अल-बिरूनी जो है महमूद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आया था, और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं किताब उल हिंद जो है, ठीक है, किताब उल हिंद जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है। अल-मसूदी है, तारीख उल हिंद है, द वेस्टिज ऑफ द पास्ट है, अथर अल-बगिया है, और किताब अल-जमाकीर है, किताब अल-सैदना है, और अल-तहदीद है, ठीक है। ये प्रमुख पुस्तकें अल-बिरूनी से। इनके प्रमुख विचारों की बात करें तो अल-बिरूनी ने ऊषा काल और शांत प्रकाश के कारणों तथा समय की विवेचना करते हुए बताया कि ये प्रकाश तभी होते हैं जब सूर्य क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है। इन्होंने अक्षांशों के निर्धारण में परछाई का भी प्रयोग किया, ठीक है। तो अल-बिरूनी के प्रमुख विचार हैं। अल-बिरूनी की पुस्तक एक अल-करूनी अल-मसूदी जो है टालमिक जो प्रमुख पुस्तक है अल-मजिस्ट, उसके तर्ज पर इन्होंने लिखी है। और साथ ही साथ जो 11वीं शताब्दी थी उसे अल-बिरूनी काल कहा जाता है इनके प्रमुख योगदान के कारण। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी रिसाला, है ना, जिसमें इन्होंने दिन और रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया, और इसमें ध्रुवों पर 6 महीने का जो है दिन की पुष्टि किया, है ना। तो ये भी प्रमुख पुस्तक इनकी है रिसाला, है ना, रिसाला। तो ये रिसाला है, बाकी एक रहला है ना, वो दूसरे जो है भूगोलवेत्ता की है, ठीक है। तो रिसाला जो है अल-बिरूनी की है, और इन्होंने पतंजलि के महाभाष्यकार भी अनुवाद किया, ठीक है। अल-इदरीसी जो है इनको हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख पुस्तक रही टेबुला रोज़रियाना और एम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, और जियोग्राफिया न्यूबिन्स, है ना, ये प्रमुख पुस्तक इनकी रही। और इनके प्रमुख विचार की बात करें तो विश्व मानचित्र में भूमंडल को 7 बृहद जलवायु प्रदेशों में बांटा। टालमी की पुस्तक में इन्होंने सुधार किया, ठीक है। तो ये जो है अल-इदरीसी से हुआ। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता को रहला ऑफ ट्रेवल्स कहा जाता है। वह निग्रो मूल का था, परंतु उसकी शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो भारत आया, भारत की विस्तृत यात्रा की। बाद में वह दिल्ली का कोतवाल और चीन में तुगलक का दूत नियुक्त हुआ, ठीक है। कुल मिलाकर उसने 75,000 मील से भी अधिक यात्रा की, और उसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है, ठीक है। और उसने 6,000 वर्ष पूर्व जो है ये संकेत दिया था कि विषुवत रेखा पर जलवायु इतनी उष्ण नहीं है जितनी कि उत्तरी अफ्रीका के समशीतोष्ण भाग में, है ना। तो इस तरह जो है इब्न बतूता के संबंध में हुआ, है ना। तो प्रमुख ग्रंथ रहला ऑफ ट्रेवल्स हो गया, और वह निग्रो मूल का था। उसकी शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक काल में वो भारत आया, भारत की विस्तृत यात्रा की। बाद में दिल्ली का कोतवाल और चीन तुगलक नियुक्त हो गया था, ठीक है। तो इससे जो प्रश्न आते हैं, एक तो अरब जगत का मार्को पोलो और रहला ऑफ ट्रेवल्स जो है ना, तो आता है। तो रहला जो है इब्न बतूता का है, रिसाला जो है आपका अल-बिरूनी का है, ठीक है। अब अगले हैं हमारे इब्न खालदून साहब जो अंतिम भूगोलवेत्ता हैं अरब के। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है मुकदमे, जो मानव पर्यावरण संबंध पर आधारित है, और इन्होंने इनके जो प्रमुख विचार रहे कि भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये अंतिम अरब भूगोलवेत्ता रहे। और इसने यह विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। और इब्न खालदून को जो है प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी भी कहा जाता है, जिसने मानव पर्यावरण के संबंध को वैज्ञानिक आधार स्पष्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे, ठीक है, उनको हम लोगों ने देखा। अब जो देखते हैं मेंस में जो प्रश्न आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो मेंस में प्रश्न आ सकता है कि मध्यकालीन अरबी जो भूगोलवेत्ता रहे उनके योगदान क्या है, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए शुरुआत हमारे आंसर का क्या होगा, सबसे पहले इंट्रो होगा, है ना। 3 पार्ट में हम लोग लिखते हैं, कोई भी आंसर होता है जो फॉर्मेट होता है आंसर का जो है, एक इंट्रो होता है ना, जहाँ शुरुआत करेंगे, फिर मेन बॉडी जो डिमांड है, फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो की शुरुआत जो हमारी होगी कि मध्यकाल में 8वीं से 14वीं शताब्दी में अरबी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को व्यवहारिक विज्ञान के स्वरूप प्रदान किया। व्यापार, यात्रा, प्रशासन और धार्मिक आवश्यकताओं ने अरब भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। और मेन बॉडी में देखेंगे इसके विकास के कारण तो इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ, व्यापारिक एवं समुद्री मार्गों का विकास, हज यात्रा, खगोल शास्त्र एवं गणित का विकास हुआ, ठीक है। और प्रमुख भूगोलवेत्ता एवं योगदान, अल-इदरीसी जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन मानचित्र बनाया, पृथ्वी को गोलाकार माना। अल-बिरूनी जो है किताब उल हिंद, भारत का वैज्ञानिक अध्ययन, पृथ्वी का त्रिज्या का अनुमान लगाया।
फिर इब्न बतूता आते हैं जिसने रहला जो है लिखा, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का जो है संबंध स्थापित किया। अल मसूदी जो है इतिहास और भूगोल का समन्वय स्थापित किया। अरबी भूगोल की विशेषताओं की बात करें तो यात्रा आधारित अध्ययन, मानचित्र निर्माण, व्यवहारिक दृष्टिकोण को जो है डेवलप किया। ठीक है, अरबी भूगोलवेत्ताओं ने। और कंक्लूजन की बात करें इसमें लिख सकते हैं कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी भूगोल को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भूगोल की नींव रखी। उनके योगदान ने यूरोप में पुनर्जागरण और वैज्ञानिक भूगोल के विकास में प्रेरित किया। ठीक है, तो ये जो है कंक्लूजन होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनानी और अरबी भूगोल की तुलना कीजिए भौगोलिक विचारों की। तो इंट्रो में क्या होगा, शुरुआत कैसे कि भौगोलिक विचारों का क्रमिक विकास यूनानी सभ्यता से प्रारंभ होकर अरबी विद्वानों के माध्यम से मध्यकाल में आगे बढ़ा। जहाँ यूनानी भूगोल दर्शन, तर्क, गणित पर आधारित था, वहीं अरबी भूगोल ने इसे जो है व्यवहारिक, अनुभवजन्य और यात्रा आधारित स्वरूप प्रदान किया। मेन बॉडी में जो वैचारिक अंतर देखेंगे दोनों में कि यूनानी भूगोलवेत्ता जिसमें हेरोडोटस, इराटोस्थेनीज, टालमी ने भूगोल को वैज्ञानिक आधार दिया। पृथ्वी की गोलाकार अवधारणा, अक्षांश देशांतर प्रणाली, जलवाय मंडलों का सिद्धांत यूनानियों के प्रमुख देन रहे। इसके विपरीत अरबी जो भूगोलवेत्ता ने यूनानी ज्ञान को अपनाकर उसे व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप विकसित किया। ठीक है, और अध्ययन की प्रकृति की बात करें तो यूनानी भूगोल मुख्यतः सैद्धांतिक और गणितीय था। सीमित क्षेत्रीय जानकारी के कारण उनका भूगोल अपेक्षाकृत संकीर्ण था। और अरबी भूगोल यात्रा, व्यापार, हज, प्रशासनिक आवश्यकताओं से प्रेरित था, जिससे विस्तृत क्षेत्रीय विवरण संभव हुआ। ठीक है, यह अध्ययन की प्रकृति में अंतर था इनके। और प्रमुख योगदान की बात करें तो यूनानी भूगोल में जिसमें इराटोस्थेनीज और पृथ्वी की परिधि, टालमी के भूगोल ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं अरबी भूगोलवेत्ताओं जैसे अल इदरीसी, अल बरूनी, इब्न बतूता ने मानचित्र, भारत का वैज्ञानिक अध्ययन और सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का विकास किया। और हम देखते हैं योगदान में एक मानचित्र में यूनानी मानचित्र सीमित और सैद्धांतिक थे, जबकि अरबी जो मानचित्र थे यथार्थवादी और विस्तृत थे। कंक्लूजन की बात करें तो यूनानी भूगोल ने वैज्ञानिक और सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, जबकि अरब भूगोल उसे व्यवहारिक एवं अनुभवजन्य स्वरूप देकर आधुनिक भूगोल के विकास की नींव रखी। ठीक है, तो ये जो है कंक्लूजन हमारा हुआ। तो इस तरह जो है हमारा पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच होगा। अगर ये पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस तरह हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो और लोगों तक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।